हेलो स्टूडेंट, मैं शेर बहादुर सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। मैंने उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने उपभोक्ता के संतुलन से पहले उपयोगिता की अवधारणा, बजट की अवधारणा इसको समझाया है। अब हम उपयोगिता के मापने के जो 2 अप्रोच पढ़े थे उनको समझेंगे। मार्शल के अप्रोच को हमने इसके पहले डिस्कस किया है। उसमें हमने आपको बताया था कि मार्शल मानते थे कि उपयोगिता को अंकों में मापा जा सकता है, परंतु हिग्स और एलन ने यह माना कि उपयोगिता जो होती है वह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसलिए उसे अंकों में मापा नहीं जा सकता है। इसको और सरल तरीके से हम इस तरह समझ सकते हैं कि सेब और संतरे का उदाहरण ले रहे हैं। मार्शल के हिसाब से कोई उपभोक्ता ये बता सकता है कि सेब से उसको 10 यूनिट या 20 यूनिट उपयोगिता प्राप्त हुई और संतरे से 8 यूनिट या 5 यूनिट उपयोगिता प्राप्त हुई। हिग्स और हेलन जो है, उन्होंने इसके विकल्प के रूप में एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, उदासीनता वक्र की, जिसमें उन्होंने ये माना कि उपयोगिता को अंकों में मापा नहीं जा सकता है, बल्कि उसको क्रम में सजाया जा सकता है। जैसे सेब और संतरा का उदाहरण हमने लिया था, तो हिग्स और एलन के अनुसार कोई उपभोक्ता ये नहीं बता सकता कि उसको सेब से 10 इकाई या 20 इकाई यूनिट उपयोगिता प्राप्त हुई, बल्कि वो ये कर सकता है कि वह एक क्रम में उसको रख सकता है कि उसको सेब से अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई और संतरे से उससे कम। अब इसी संदर्भ में हम जो है उदासीनता सेट को देखेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि उदासीनता वक्र क्या होता है। ठीक है, उदासीनता सेट 2 वस्तुओं के उन संयोगों का समूह है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए उपभोक्ता इन संयोगों में उदासीन अथवा तटस्थ रहता है। अब इसको और सरल तरीके से हम समझने के लिए एक तालिका का प्रयोग करते हैं। इस तालिका में 6 संयोग दिखाए गए हैं, A, B, C, D, E, F। इन संयोगों में हम पहले A संयोग को देखते हैं, जिसमें 2 वस्तुएं x1 और x2 की मात्राओं को दर्शाया गया है। ये संयोग में x1 की 1 मात्रा और x2 की 25 मात्रा का साथ में प्रयोग किया जाता है, जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि जो प्राप्त होती है उसकी मात्रा x है। दूसरा संयोग है जिसमें उपभोक्ता पहले से x1 की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है और x2 की पहले से कम इकाई का प्रयोग करता है, यानी 20 का, तब भी उपभोक्ता की संतुष्टि की जो मात्रा है वह x है। इसी तरह हम D पे देखते हैं। D में x1 की 4 इकाई का प्रयोग किया जाता है और x2 की 13 इकाई का प्रयोग किया जाता है, परंतु संतुष्टि का स्तर फिर भी x है। इसी तरह F संयोग में हम देखेंगे कि उपभोक्ता x1 वस्तु की 6 इकाइयों का प्रयोग करता है और x2 की केवल 10 इकाइयों का प्रयोग करता है, तो संतुष्टि का लेवल x है। अर्थात इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इन सभी बंडलों को जब हम एक समूह के रूप में रखते हैं तो उसे हम उदासीनता सेट कहते हैं। अब उदासीनता सेट को अगर हम एक ग्राफ पर अंकित करें तो उदासीनता वक्र कहते हैं उसे। अब देखते हैं उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, इसलिए इनके सभी नाम हम याद कर लेंगे। उदासीनता वक्र को हम अनधिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं, तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको इंडिफरेंस कर्व बुलाते हैं। उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एन इंडिफरेंस कर्व इज ए graph that shows as a combination of 2 goods that give a
कंज्यूमर, इक्वल सेटिस्फेक्शन, अथवा उदासीनता वक्र, उदासीनता सेट का चित्रमय प्रस्तुतिकरण होता है। इसको और सरल तरीके से हम जानना अगर चाहें तो इस टेबल के माध्यम से जान सकते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता के अलग अलग संयोग हैं, जिसमें दो वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, परंतु सबसे उपभोक्ता को जो संतुष्टि है वह एक समान प्राप्त होती है। अतः उदासीनता वक्र जो होता है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। या इसको और सरल रूप में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उदासीनता वक्र उदासीनता सेट का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। अब इसे हम ग्राफ पर देखेंगे। यहाँ पे जो तालिका हमने देखा था उस तालिका के द्वारा एक ग्राफ बनाया है, जिसमें x1 गुड्स को हमने x अक्ष पे लिया है और x2 गुड्स को y अक्ष पे लिया है, जिसमें सभी 6 संयोगों को हमने ABCDEF को दर्शाया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु x की 1 इकाई का प्रयोग हम वस्तु x2 की 25 इकाई के साथ करते हैं। इसी तरह B संयोग पे वस्तु x1 की 2 इकाई का प्रयोग वस्तु x2 की 20 इकाई के साथ करते हैं। इसी तरह F का देखें तो F संयोग में वस्तु x1 की 6 इकाई का प्रयोग हम वस्तु x2 की 10 इकाई के साथ करते हैं। इस तरह सभी संयोगों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसे हम अनधिमान वक्र कहते हैं। अब अगर इसको आप ये जान लीजिए कि इस अनधिमान वक्र पे जितने भी बिंदु हैं इनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वो चाहे ए बिंदु हो, चाहे बी बिंदु हो, चाहे सी बिंदु हो, सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर संतुष्टि का लेवल बदल जाएगा तो अनधिमान वक्र भी बदल जाएगा। अगर एक ही चित्र में एक से अधिक, अब इसको हम इस तरह देख सकते हैं उदासीनता मानचित्र। जब एक ही चित्र में बहुत से उदासीनता वक्र एक साथ बनाए जाएं तो उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। उदासीनता मानचित्र को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमने पहले वाले चित्र में आपको दिखाया था कि एक अनधिमान वक्र पे संतुष्टि का एक ही लेवल होता है। अब अगर संतुष्टि का लेवल अलग अलग हो तो उदासीनता वक्र भी अलग अलग होंगे। अर्थात हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उदासीनता मानचित्र अलग अलग संतुष्टि को दर्शाने वाले अनधिमान वक्रों का समूह होता है। जैसे इस चित्र में हम दिखा रहे हैं कि IC1, IC2, IC3 ये भिन्न भिन्न जो है अनधिमान वक्र भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तर को दिखाते हैं। इस पे और भी हम दिखा सकते हैं। इन सबको हम क्या बोलेंगे? अनधिमान मानचित्र बोलेंगे। अब आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जिसको हम बोलेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, संक्षेप में MRS बोलते हैं इसे। उपभोक्ता दो वस्तुओं से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए यह जिस दर से दूसरी वस्तु की मात्रा छोड़ेगा उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर होता है दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटा में पहली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। अब सुनने में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है, इसको भी हम जब चित्र से या उसी टेबल के माध्यम से देखेंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फिर से हम उसी टेबल का प्रयोग करते हैं। इसमें घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले उपभोक्ता जो है पहले संयोग में x1 की केवल 1 इकाई का प्रयोग करता है और x2 की 25 इकाई का प्रयोग करता है। जैसे ही वह x1 की एक अतिरिक्त इकाई
प्राप्त करना चाहता है तो अगर संतुष्टि का स्तर समान है तो उसे x2 वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में अगर वह पहले जितना ही प्रयोग कर रहा है, अगर 25 इकाइयों का प्रयोग करे x2 की और x1 की 2 इकाइयों का, तो यह निश्चित है कि उसका संतुष्टि का स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि वह पहले x2 की समान इकाई का प्रयोग कर रहा है लेकिन x1 अब पहले से अधिक प्रयोग कर रहा है। तो अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र में यह मान लिया जाता है कि संतुष्टि समान है, अतः x1 की एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर उसे x2 की कुछ इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि इस उदाहरण में हमने लिया है कि वह x2 वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग करता है। इसी तरह अगर वह x1 की और एक अतिरिक्त मात्रा लेता है, यानी वह अब 3 इकाई लेता है, तो वह अब 4 इकाई का परित्याग करता है पहले से, केवल अब x2 की 16 इकाइयों का उपभोग करता है। इसे हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अर्थात अगर इस उदाहरण में हम देखें तो एक इकाई इसने लिया x2 की, एक इकाई लिया x2 की, तो डेल्टा x2 हमारी हो जाएगी, कितना इसने परित्याग किया, 5, यानी डेल्टा x2 में परिवर्तन 5 इकाई का हुआ और x1 वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 1 इकाई का। तो इस तरह हमारा जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होगी 5/1 यानी 5 होगा। अब आगे हम देखेंगे घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर को फिर हम उसी टेबल का प्रयोग करके देख लेते हैं, पहले समझ लेंगे आसानी से। यहाँ पर हम देख रहे थे जैसे जैसे x1 वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ उपभोक्ता लेता जाता है, वह दूसरी तरफ दूसरी वस्तु x2 की अधिक इकाइयों का परित्याग कर रहा है, कम इकाइयों का परित्याग कर रहा है। पहले यहाँ पर 1 इकाई के लिए 5 इकाई का परित्याग कर रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं C संयोग में वह 1 इकाई के लिए 4 इकाइयों का परित्याग कर रहा है। D पे आप देखेंगे यह 3 से 4 हुआ, यानी 1 इकाई का वृद्धि किया, लेकिन इसमें केवल 3 इकाइयों का परित्याग कर रहा है। इसी तरह हम छठी इकाई पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर यह 5 इकाई से 6 इकाई यानी 1 इकाई की वृद्धि करता है x1 की, लेकिन x2 की पहले से कम इकाई का त्याग करता है, केवल 1 इकाई का त्याग करता है। यानी x1 के लिए जो x2 की त्यागी जाने वाली मात्रा है वह क्रमशः पहले से घटती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हमारे पास अधिक मात्रा में होगी तो उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कम होगी। तो उसकी सीमांत उपयोगिता जब हमारे लिए कम होगी तो वह पहले से कम परित्याग करेगा इसके लिए दूसरी वस्तु का, और यह दूसरी वस्तु अब हमारे उपभोक्ता के जो बंडल में है उसकी मात्रा कम हो रही है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जा रही है। एक ऐसी स्थिति होगी, मान लीजिए यहाँ सपोज करिए कि अगर हम 7वीं इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो ये संभव है कि 7वीं इकाई पर यह एक भी इकाई छोड़ने के लिए तैयार न हो, और इस तरह अगला बंडल जो है इससे निम्न संतुष्टि को दर्शाएगा। चलिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर की परिभाषा, जैसे जैसे वस्तु 1 की मात्रा में वृद्धि होती है, वस्तु 2 तथा वस्तु 1 के बीच प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। इसे घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। इसको हम ग्राफ पे भी समझ सकते हैं आसानी से। यह इंडिफरेंस कर्व यानी अनधिमान वक्र, उदासीनता वक्र हमने बनाया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ए संयोग पर 25 इकाई का प्रयोग कर रहा है x2 वस्तु की, और x1 वस्तु की 2 इकाइयों का प्रयोग कर रहा है। अब अगर यह बी संयोग पर आता है तो वह x1 की 1 इकाई की मात्रा 2 से 3 जाने के लिए, यानी 1 इकाई अधिक अगर वह चाहता है तो इसके लिए वह 6 इकाइयों का परित्याग करता है x2 वस्तु की। अगर उसे एक अतिरिक्त और इकाई चाहिए तो वह पहले से
कम मात्रा का परित्याग करता है x2 का। और इसी तरह अगर हम ई संयोग पे देखेंगे तो ई संयोग पे पहले से बहुत ही कम, केवल 2 इकाइयों का परित्याग कर रहा है। अगर इसको इस तरह देखें, x2 की त्यागी जाने वाली मात्रा को हम अगर इस तरह देखें तो देख रहे हैं कि समान x1 की समान इकाइयों के लिए x2 की पहले से कम मात्रा का परित्याग किया जा रहा है। यही घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। अब हम अगली अवधारणा को समझेंगे, उदासीनता वक्र की। उदासीनता वक्र की विशेषताएं, अर्थात उदासीनता वक्र का नेचर कैसा होता है। तो इसकी पहली विशेषता है, उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसे ग्राफ में देख रहे हैं, ये बाएं से दाएं, जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते हैं यह नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है कि यह नीचे की ओर गिरता हुआ होता है? क्योंकि हम यह मानते हैं कि एक अनधिमान वक्र एक समान संतुष्टि को दर्शाता है। अतः कोई उपभोक्ता ए से बी पर अगर चलेगा तो यानी वह पहले से x1 की अधिक इकाई का उपभोग कर रहा है। x1 की पहले से बी बिंदु पर अधिक इकाई का उपभोग कर रहा है। तो जब बी की x2 की x1 की अधिक इकाई का उपभोग करेगा तो x2 की उसे पहले से कम मात्रा का उपभोग करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में संतुष्टि का स्तर बदल जाएगा। इसलिए अनधिमान वक्र जो होता है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दूसरा हम बिंदु देखेंगे, दूसरी विशेषता देखेंगे, ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। अब इसको इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हमने 3 अनधिमान वक्र लिए हैं। IC1 अनधिमान वक्र पे हम देखेंगे कि यहाँ पर x1 मात्रा का, x1 वस्तु की OX1 मात्रा का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, और x2 वस्तु की OX2 मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब अगर यह इससे ऊंचे अनधिमान वक्र पे चला जाएगा तो हम देख रहे हैं कि पहले से दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब इसको इस चित्र से आसानी से देख सकते हैं, OX1 डैश और OX2 डैश। ये IC2 अनधिमान वक्र पे दोनों ही वस्तुओं का अधिक मात्रा कंज्यूमर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसकी संतुष्टि का स्तर भी अधिक होगा। इसी तरह हम IC3 पे भी देख सकते हैं। एक संयोग ये भी हो सकता है कि उपभोक्ता IC2 के इस बिंदु पर उपभोग कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि x2 वस्तु की पहले जितनी ही मात्रा का उपभोग कर रहा है, जितना IC1 पे कर रहा था उतनी ही मात्रा का उपभोग वह x2 वस्तु की IC2 पर भी कर रहा है, परंतु अब x1 गुड्स की पहले से अधिक इकाई का उपभोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी संतुष्टि का स्तर क्या होगा? पहले से अधिक होगा। चलिए अब अगली अवधारणा देखते हैं। तीसरी विशेषता अनधिमान वक्र की है या उदासीनता वक्र की। उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। अब उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होने का मतलब है इस तरह का से, यानी उदासीनता वक्र कभी भी इस तरह नहीं हो सकता है, यह अपवाद स्वरूप ही हो सकता है। क्यों? अनधिमान वक्र जो होता है वह उन्नतोदर होता है। इसका कारण यह होता है कि जैसे जैसे हम अनधिमान वक्र पे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। यानी अगर हम x1 वस्तु की पहले से अधिक इकाई का उपभोग करेंगे तो उसके बदले में जो x2 इकाई का परित्याग उपभोक्ता कर रहा है वह प्रत्येक अगली इकाई के साथ कम होता जाएगा। ये इसको इस ऊंचाई से हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
जो है कि इतनी इकाई का परित्याग x2 का कर रहा है। अब सेम इकाई के लिए इसका जो परित्याग किया जा रहा है वह इससे कम है, तीसरी इकाई के लिए और कम होता जा रहा है, और चौथी इकाई के लिए अगर इससे और आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे कि शून्य हो जाएगा। ये घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण उदासीनता वक्र जो होते हैं वह मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। चौथी विशेषता देखते हैं, उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी न तो स्पर्श करते हैं और ना ही एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो अनधिमान वक्र हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अगर एक दूसरे को काटेंगे तो ए बिंदु दोनों ही अनधिमान वक्र पे होगा। तो अगर IC1 पे देखें तो संतुष्टि जो ए बिंदु पर संतुष्टि होगी वही सी बिंदु पर संतुष्टि होगी। अगर IC2 अनधिमान वक्र पे देखें तो ए बिंदु और बी बिंदु दोनों है तो A इक्वल टू बी होगा। ऐसी स्थिति में B इक्वल टू, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो B और C भी बराबर होंगे, जो कि C नीचे अनधिमान वक्र पे है और B ऊपर के अनधिमान वक्र पे है। इसलिए कभी भी कोई अनधिमान वक्र एक दूसरे को न तो काटते हैं और ना ही स्पर्श करते हैं। पांचवी विशेषता हम देखेंगे कि उदासीनता वक्र कभी भी x अक्ष अथवा y अक्ष को नहीं काटते हैं। हमने ये ऐसी मान्यता ले रखी है कि उपभोक्ता जो होता है दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन यानी संयोग का उपभोग करता है। अतः अगर कोई IC1 में हम देखेंगे कि अगर यह x अक्ष को स्पर्श करता है या काटता है तो इसका मतलब है x1 वस्तु की वह शून्य मात्रा का उपभोग करता है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। अगर यह दूसरे चित्र में देखें, अगर यह y अक्ष को स्पर्श करता है तो इसका तात्पर्य होगा कि इस बिंदु पर वह y अक्ष की x2 वस्तु की शून्य मात्रा का उपभोग कर रहा है, जो कि सही मान्यता के हिसाब से सही नहीं है। ये हमारी अभी तक हमने ये देखा कि उदासीनता सेट क्या होता है, उदासीनता वक्र क्या होता है और उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बजट सेट और उदासीनता वक्र के माध्यम से कि उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त कैसे करता है। धन्यवाद।